So, gentlemen, welcome back for the third and the last session for today, training number two. And we are going to discuss the operational part of the quality management standard. ठीक है जी। इससे पहले हमने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर लिया। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू आवर ऑपरेशनल पार्ट। तो जो हमारा ऑपरेशनल पार्ट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्लास 4 एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस सेक्शन कि जो क्लास 4 है ये क्या रिक्वायर करती है, इसके अंदर सब क्लासेस कौन सी होती हैं और इनका मकसद क्या होता है, ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि क्लास 4 की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है। सो जिनमें क्लास 4 ऑफ द आईएसओ स्टैंडर्ड डील्स विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करता हूँ, आसानी से समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे आप देखें कि आपकी क्वालिटी, आपकी इंटेंशन आ गई, आपकी मैनेजमेंट की कमिटमेंट आ गई। दे वांट कि वी शुड टेक एक्शंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब जब उनकी थिंकिंग आ गई तो उसके बाद अगला प्रोसेस होता है, आपने उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है और किस लेवल के वो इश्यूज हैं। ठीक है। और आपका जो कस्टमर है वो क्या रिक्वायर कर रहा है आपसे, अगर आपने कोई क्राइटेरिया सेट करना है। क्योंकि जब तक आप कोई क्राइटेरिया अपनी प्रोडक्ट के लिए सेट नहीं करेंगे आप उस डिग्री को फुलफिल नहीं कर पाएंगे जो कि आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करती है आपकी प्रोडक्ट से। तो जब आपका डिसीजन हो गया जी कि आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई करना है, देन यू विल गैदर द डेटा फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है। आप अपने जो मुख्तलिफ जो कनेक्टेड पार्टीज हैं आपकी बिजनेस के साथ, ठीक है, हर बिजनेस की अपनी अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है। हर बिजनेस की नेचर डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके जो स्टेक होल्डर्स होंगे या आपकी जो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी वो एक केमिकल की जो इंडस्ट्री है उससे थोड़े डिफरेंट होंगे। देखिए, वर्कर्स वहाँ पे भी होंगे, इम्प्लॉयज जो इंटरनल आपकी इम्प्लॉयज हैं वो केमिकल फैक्ट्री में भी होंगे, कार मैन्युफैक्चरिंग में भी होंगे, मैनेजमेंट वहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, कस्टमर वहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। लेकिन वहाँ के कस्टमर जो ऑटोमोबाइल वाली इंडस्ट्री है उसके कस्टमर्स की नीड्स डिफरेंट होंगी। केमिकल्स अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपके केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है आपका उसके जो कस्टमर की नीड्स हैं वो डिफरेंट होंगी। ठीक है ना। अब उस उन नीड्स को आइडेंटिफाई करना ये है बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास 4। ठीक है। और ये स्टैंडर्ड आपसे रिक्वायर करता है कि ये वाली जितनी भी आप कस्टमर्स की नीड्स हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले पहला जो पर्पस है इस क्लॉज का, इसकी आगे सब क्लासेस भी हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे क्लास 4.1 है, 4 तो जनरली एक्सप्लेन करती है ना कि ये क्लास बेसिकली ओवरऑल क्या रिक्वायरमेंट करती है और इससे आपके ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम को क्या बेनिफिट होता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, फिर वो आगे जो अगली सब क्लासेस हैं उसके अंदर बयान करती है ये क्लॉज जो है। क्लास 4.1 जो इसकी सब क्लास है क्लास 4 की, वो कहती है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, यानी क्लास 4 में कहता है कि वो ये करना पड़ेगा आपको। क्लास 4.1 में कहता है कि ये कैसे करेंगे आप। ठीक है ना। हाउ विल यू डू दिस, वहाँ पे यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताता है इसका। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो अपने जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं ठीक है ना, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। आपके सप्लायर जो भी हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आपके जो मतलब जितने कोई अगर आपका मतलब है कि कोई गवर्नमेंट के रूल्स अप्लाई होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई क्रेडिटर्स हैं आपके बिजनेस में, मतलब जिन्होंने कोई लोन्स वगैरह दिए हुए हैं आपको, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, अगर आपके बिजनेस में एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जो आपकी प्रोडक्ट के कस्टमर हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ऑनर्स कौन से हैं उन कंपनी के उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और बाकी मैनेजमेंट टीम, एम्प्लॉयज, उनको या सोसाइटी के जो सेगमेंट आपके बिजनेस से रिलेटेड है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब आप आइडेंटिफाई से मुराद ये है कि जब आप पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे ओनली देन यू विल बी एबल टू नो देयर नीड्स।
ठीक है ना। जब आप उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करती है या नहीं करती, ठीक है जी। सो दिस सब क्लास रिक्वायर्स you to establish and document the relevant internal and external issues that affect your organization, ठीक है जी। ये जो मतलब है कि एक तो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं आपकी, और इसके अलावा ये जो मतलब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज हैं, बेसिकली थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गई है। ये 4.2 है जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज को जो है वो डिफाइन करती है। ये जो 4.1 है ये इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई करती है बेसिकली, ठीक है जी। इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज आपकी जो मतलब है कि आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रोसेस अप्रोच है, और उस प्रोसेस अप्रोच को स्टार्ट कहाँ से होता है, जो आपके सप्लायर्स होते हैं। अब सप्लायर, एक सप्लायर जो है वो आपको जो मुख्तलिफ सप्लायर्स मुख्तलिफ टाइम्स के दौरान में आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे आपका आगे प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट तैयार हो रही है और टाइमली ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं। अगर उनमें से कोई एक सप्लायर भी आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब है कि जो भी इंटरनल हो इश्यूज या एक्सटर्नल, इंटरनल इश्यूज आपकी कंपनी को क्या हो सकते हैं कि आपके वर्कर्स जो हैं वो ट्रेन नहीं है प्रॉपर, ठीक है ना। आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन होती है या आपकी जो स्टोरेज होती है। आपके इंटरनल इश्यूज और क्या हो सकते हैं कि आपकी मतलब है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। आपकी जो कंपनी के अंदर जो मशीन्स हैं, मशीनरीज हैं, वो मतलब है कि अप टू डेट नहीं है, या जिस प्रोडक्ट को आपने तैयार करना है, आप देखें ना, अगर खराब मशीनरी के साथ आप काम करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी वाली तो नहीं बनेगी ना, ठीक है ना। ये मतलब आपके जितने भी इंटरनल इश्यूज आपकी कंपनी से रिलेटेड हैं, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। या एक्सटर्नल इश्यूज हैं। एक्सटर्नल इश्यूज क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे आप के ऊपर अगर किसी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी का इम्पैक्ट है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, जैसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ड्रैप जिसको कहते हैं, वो जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर वो इम्पैक्ट होता है उसका, क्योंकि उनके रूल्स हैं, उनको फॉलो करना उस कंपनी के लिए ज़रूरी होता है, उनको कंप्लाई करना। इसी तरह जो टेक्सटाइल की एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, ठीक है, उस सेक्टर की, या इस तरह पावर सेक्टर है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, या ऑयल एंड गैस का सेक्टर है उसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी है, ये एक्सटर्नल इश्यूज है ना। मतलब उनका इम्पैक्ट होता है आपकी ओवरऑल कंपनी के ऊपर, तो उनको आइडेंटिफाई करना। अब मसलन अगर आप केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपका इम्पैक्ट, आपका जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है वो एक ईपीए तो हो सकती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले तो हो सकते हैं, लेकिन ड्रग्स वाले तो नहीं होंगे, या मतलब है कि फूड सेफ्टी वाले तो नहीं होंगे आपके स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। तो वो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो उसमें आपने बेसिकली जितने भी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, और ये जो इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये इस स्टैंडर्ड के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन जो परफॉर्म की जा सकती है, जिसको हम सॉट एनालिसिस कहते हैं, जिसको कहते हैं ना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये एक एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है जिससे आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और ये मतलब जो ट्रेन लोग होते हैं जो सॉट एनालिसिस करते रहते हैं, या जो इम्प्लीमेंटर होते हैं मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के, वो ये ये एक्टिविटी करते हैं, या जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं आपकी कंपनी के। आपने क्या करना होता है कि आपने बेसिकली एज ए ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ये डिटरमिन करना होता है कि क्या ये 4.1 की क्लॉज फुलफिल हुई है उस कंपनी में या नहीं, कि उन्होंने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज आइडेंटिफाई किए हुए हैं और अप्रोप्रिएटली किए हुए हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट को फुलफिल करते हैं, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। उसका कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को
आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक्सरसाइज की हुई है, शॉर्ट एनालिसिस की है, या और भी तरीके हो सकते हैं आइडेंटिफाई करने के? जरूरी नहीं है कि शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू ही आप करें, लेकिन मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू ही अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज आइडेंटिफाई करती है। ठीक है जी। तो ये अगर वो आइडेंटिफिकेशन हुई हुई है तो इसका मतलब है ये क्लॉज फुलफिल हो रही है। ठीक है, एज ए ऑडिटर आप इसको फुलफिल उसमें करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी जो सेकंड सब क्लास है 4 की, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपकी जो इंटरनल जितनी भी पार्टीज हैं, जैसे वर्कर्स हैं या कोई यूनियंस बनी हुई हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैनेजमेंट टीम है, ये सब आपकी इंटरनल पार्टीज होती हैं। मतलब ये एक जनरल मतलब है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। एक्सटर्नल पार्टीज में आपके कंज्यूमर्स हैं, यानी आपके जो कस्टमर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है ना, लेजिस्लेटर्स हैं, कोई मतलब मुल्क के अंदर कवानीन आपकी कंपनी आपके बिजनेस से रिलेटेड मौजूद है, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। फॉलो कैसे करेंगे? पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहले आपको उसका पता होना चाहिए कि कौन सा कानून, मुल्क का कौन सा कानून आपके ऊपर अप्लाई होता है। फिर मीडिया आप एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि मीडिया का इम्पैक्ट होता है आपके बिजनेस के ऊपर। मीडिया अगर आपकी कोई नेगेटिव न्यूज़ दे दे आपकी कंपनी से रिलेटेड, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है इसका। इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना और टाइमली इसको एड्रेस करना जरूरी है। आप देखो, पता है, आप मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर मीडिया से इंटरेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना, वो सिर्फ वही कंपनी का वर्जन देते हैं, कोई किसी और को अथॉरिटी नहीं होती। बिकॉज कि अगर हर कोई अपनी मुंह उठा के बात करने लग जाएगा मीडिया से, तो वो झूठ सच सब कुछ वहां पे बयान कर देगा और फिर वो आगे उसको फैला देंगे, जिससे आपकी ओवरऑल बिजनेस को इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह आपके जो शेयर होल्डर्स हैं ये आपकी एक्सटर्नल पार्टीज हैं, क्योंकि वो आपके आपके बिजनेस को इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स या कम्युनिटी कम्युनिटी भी चूंकि आपकी सराउंडिंग में होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है, उनके ऊपर भी तो इम्पैक्ट हो सकता है आपके बिजनेस का। ठीक है ना, हो भी सकते और नहीं भी। मिसाल के तौर पे आप एक शुगर शुगर बनाने वाली कंपनी है। ठीक है ना, मतलब आपकी शुगर शुगर फैक्ट्री है। अब जब आप शुगर बनाते हैं तो उसमें प्रोसेस इस तरह की होते हैं कि वो जो पानी यूज होता है उस शुगर के प्रोसेस के अंदर, वो कंटेमिनेट हो जाता है। वो कंटेमिनेट पानी जब आप ट्रीट किए बगैर बाहर थ्रो करेंगे, अपनी लोगों के इर्द गिर्द, हो सकता है फसलें हों, उनकी मतलब है कि फसलें मुतासर हो जाए, उनकी आबादियाँ हों, पानी खराब हो जाए, लोगों की सेहत के ऊपर इम्पैक्ट हो जाए, या आपकी ओवरऑल इम्पैक्ट, जैसे आप देखें ना, ये जो फॉग का इशू बना हुआ है लाहौर में भी, ओवरऑल मतलब है कि उसका क्या, वो क्या है कि आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने भी हैं वो सारे मिल के उस इशू को बना रहे हैं। कि मतलब फैक्ट्रीज से जो वेस्टेजेस जा रही हैं, या मतलब वो वहाँ पे जो फायर्स हो रही हैं, या इस टाइप की जो एग्जॉस्ट हो रही हैं, तो वो मतलब है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे सारे अपने, जो कि आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्लास 4.2। ठीक है जी। ये सारे जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिर जब आप क्लास 4.3 की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। स्कोप क्या है कि जो आपने फीडबैक लिया क्लास 4.1 से और क्लास 4.2 से, उसकी बेस के ऊपर आप अपने क्वालिटी के मैनेजमेंट का स्कोप डिफाइन करेंगे। स्कोप क्या होता है कि आपने ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसको अपनी कंपनी के किस एरिया में इंप्लीमेंट करना है। क्या आपने पूरी कंपनी में करना है, या कंपनी के किसी एक डिपार्टमेंट में करना है, या मतलब बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है? आपको पता है ना, कंपनीज के बड़े लार्ज प्लांट्स भी होते हैं, उनके बिजनेसेस मुख्तलिफ एरियाज में होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे प्लांट्स के ऊपर एक ही वक्त में इस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई करें, क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज में काम करने वाले जो बिजनेसेस होते हैं उनकी नेचर डिफरेंट होती है। तो इसलिए आप अपने स्कोप, एक ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड है कि आप अपना स्कोप डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 10 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं,
आप कहते हैं जी कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में, सप्लाई में, लॉजिस्टिक्स में, और अपना मतलब रिसीविंग डिपार्टमेंट में। ये 5 डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हम अपना जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन करेंगे कि ये फला फला एरिया, फला फला जगह, फला फला लोकेशन जो है ये हमारी इस स्कोप के अंदर आती है। उस स्कोप से बाहर जो मतलब चीज़ें होंगी, वो अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही तो वो स्कोप के अंदर नहीं आएगी, ऑडिटर भी उसको चेक नहीं करेगा। क्योंकि जब आप एज ए ऑडिटर किसी भी कंपनी में जाते हैं, सबसे पहले आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं और साथ स्कोप डॉक्यूमेंट भी मंगवाते हैं आप। ठीक है। आप उसको असेस करते हैं, देखते हैं कि क्या ये जो स्कोप डिटरमिन किया हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन ने एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 4.3 क्लॉज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर तो वो किया हुआ होगा तो फिर वो आप उसको ओके करेंगे, उनको पास करेंगे। और अगर नहीं किया होगा तो फिर आप उसको उसको नॉन कंफर्मिटी डिक्लेयर करेंगे। नॉन कंफर्मिटी क्या होती है, वो डिटेल से जब हम ऑडिटिंग की टेक्निक के ऊपर बात करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि मतलब जब हम वो पीडीसीए साइकिल अपने जहन में लाते हैं, तो वो जो इम्प्रूवमेंट वाला सेगमेंट होता है, यानी वैल्यूएशन जब आप करते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं उस इशू को, तो उसको नॉन कंफर्मिटी कहते हैं। ठीक है। और उसको फिर बेहतर करने के लिए आप इम्प्रूवमेंट करते हैं, यानी करेक्टिव एक्शन प्लानिंग करते हैं। तो वो प्रोसेस आप करते हैं तो तब ये आपकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो स्कोप जो है वो आप क्लास 4.3 की रिक्वायरमेंट है जो कि आप डिटरमिन करेंगे। अगर आपके कंपनी में डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं है स्कोप का, तो दैट मीन्स यू आर मेजरली नॉन कंप्लाइंट। ठीक है। आप वहाँ पे मेजर नॉन कंफर्मिटी इसमें, जब आप इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे ना, तो जहाँ पे शेल का वर्ड लिखा होगा ना, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं है, वो रिक्वायरमेंट्स लाजमी पूरी करनी है। ठीक है। जैसे मैंने आपको वर्बल फॉर्म्स उसकी बताई है ना, आपने उसको अच्छे तरीके से रीड करना है। आपको बहुत सारी जगहों पे शेल का वर्ड मिलेगा, कुछ जगहों पे मे का वर्ड मिलेगा, कुछ जगहों पे कैन का वर्ड मिलेगा, कुछ जगहों पे शुड का वर्ड मिलेगा। तो उसी सेंस में आपने उसको समझना है। क्योंकि ये समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप ऑडिट करते हैं तो फिर आप मतलब है कि मतलब वहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि कौन सी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है और कौन सी रिक्वायरमेंट जो मैंडेटरी नहीं है, जो कि आप रिलैक्स कर सकते हैं। मसलन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो कंपनी ने फुलफिल नहीं भी की, ठीक है ना, तो उसमें आप उसको छूट दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं यार इसको इम्प्रूव कर लो। मतलब उसमें आप नॉन कंफर्मिटी मेजर ना डिक्लेयर करें, उसको माइनर कर सकते हैं। ठीक है। इम्प्रूवमेंट का नोटिस है कि इम्प्रूवमेंट का टाइम जो होता है उसमें आप इम्प्रूव करवा सकते हैं। ऑडिटर का ऑडिटिंग का मकसद ये नहीं होता कि आपने कोई पुलिसिंग करनी है, किसी के राज आपने अफशा करने हैं या उनके उनके नुक्ते निकालने हैं, उनको आपने डराना है। ऑडिट का मकसद होता है कि आपके यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखें ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना ऑडिट करवाती है। क्यों? कि वो जानना चाहते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस्म के मसाइल हैं, और जब वो जान लेंगे तो तभी उनको ठीक करने के लिए वो प्लानिंग कर सकेंगे ना। आप अगर आप एक डॉक्टर है, उसको डायग्नोज ही नहीं होगा कि बीमारी की जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है उस डिजीज की, तो वो कैसे ट्रीटमेंट, फिर वो तो हवा में फिरता रहेगा ना, वो फिर उसको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो सजेस्ट नहीं कर सकेगा ना। इसी तरह ये ऑडिट का मकसद ये होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो रियल इश्यूज हैं, अगर आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को जो रियल थ्रेट्स हैं, जो रिस्क हैं, वो आइडेंटिफाई करें आप। ठीक है। और वो आइडेंटिफाई करेंगे तो तब आप प्लानिंग कर सकते हैं ना उसको बेहतर करने की। ठीक है ना। तो इसलिए मतलब ऑडिट का कभी भी मकसद किसी को थ्रेट करना नहीं होता, किसी को अंडरमाइन करना नहीं होता। जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है वो यही होती है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फॉर द बेटर पर्पस, ताकि फ्यूचर में ये गलती दोहराई ना जाए। ठीक है ना। उसका कोई करेक्टिव एक्शन प्लान बन जाए और ये इम्प्रूवमेंट हो जाए उसमें, और वो गलती दुरुस्त हो जाए। ठीक है। अगर कहीं पे कोई ह्यूमन एरर है तो उसमें ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव कर लिया जाए। अगर कहीं पे कोई मतलब है कि कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो उस मशीनरी को अपडेट कर लिया जाए। अगर कहीं पे कोई मतलब है कि लॉजिस्टिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उस एंगल को दुरुस्त कर लिया जाए। अगर कहीं पे आपके जो सप्लायर हैं
उनमें कोई इशू है, उनमें मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उनको दुरुस्त कर लिया जाए। ठीक है ना। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स तभी आप करते हैं जब आप पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। ठीक है जी। तो स्कोप की भी आपको अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह आई होप कि बन गई होगी। अब अगर हम आगे बात कर ले कि ये 4.4 क्लास जो है ये बेसिकली मतलब है कि आपको कहती है कि आपने एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। अगर आपने एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो इसका मतलब है कि आपने 4.4 की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। ठीक है ना। दिस सब क्लास रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एंड continually improving your QMS process aligned with your organization context and the defined scope। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर और अपने स्कोप की बेसिस के ऊपर आपने एक इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, और ये भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो तो डेफिनेटली जब आप इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को देखें तो अगर ये आप फुलफिल करेंगे तो तभी आप को सर्टिफिकेशन मिलेगी ना। ये चार की चार क्लासेस जो हैं, जो क्लास 4 की सब क्लासेस हैं, क्लास 4 की जो क्लास, मैं आपको जरा पीछे ले जाता हूँ। 4 बेसिकली क्या कहती है, 4 की जो मतलब इट सेल्फ क्लॉज है, वो कहती है कि जी आप अपने कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें। अब इस कॉन्टेक्स्ट को कैसे अंडरस्टैंड करना है, दो तरीकों से। नंबर एक तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर दो, आप अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और ये दोनों डिफरेंट क्लासेस के अंदर रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। फिर आपकी 4.3 क्लॉज की रिक्वायरमेंट है कि आप स्कोप को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। 4.4 क्या है कि आप एक इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम क्वालिटी का जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आज हम ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ही हमने डिस्कस करना था। कल इंशाल्लाह हम जो बाकी इसकी ऑपरेशनल क्लासेस हैं, क्लास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, इसके ऊपर हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट्स को आपको मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा। और फिर जब हम ऑडिट वाले पार्ट में जाएंगे, अपनी लास्ट जो हमारी 3 क्लासेस हैं उनके अंदर फिर हम स्पेसिफिक जो ऑडिट की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं उनको सीखेंगे, उनके मुताबिक काम करना भी सीखेंगे। ठीक है जी। कि उसमें चेकलिस्ट कैसे बनती है, ओपनिंग मीटिंग कैसे होती है, क्लोजिंग मीटिंग कैसे होती है, प्लानिंग फेज क्या होती है, क्या क्या चीज़ों का किस किस तरह ध्यान रखना होता है, वो सारी मैं चीज़ें उसमें आपको इंशाल्लाह ब्रीफ करूंगा। यहाँ पे हम सिर्फ अभी इस्टेब्लिश वाला जो पार्ट है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम इसकी रिक्वायरमेंट को समझ लें। तो जेंटलमैन, आई थिंक कि मेरा ख्याल है अभी तक आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अगर नहीं बनी, कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो काइंडली मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अदरवाइज फिर हम इसको क्लोज कर लेते हैं क्लास को, ताकि मैं इसको फिर LMS में भी अपलोड कर सकूं टाइमली और आप उसको रिव्यू कर सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली डू आस्क मी। अगर ओके है सब तो मुझे एक इंटीमेशन दे दें। दोनों जो मेरे साथी हैं, समर इकबाल और असदुर रहमान, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस अंडरस्टैंडिंग देन प्लीज़ गिव मी एन इंटीमेशन। ओके, अच्छा सब ओके है सर जी। असद रहमान आपकी तरफ से तो पॉजिटिव रिस्पांस आ गया जी। मिस्टर सरमद, आप काइंडली रिस्पॉन्ड करेंगे? ओके। समर जी, मिस्टर समर, कैन यू हेयर मी? आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मिस्टर समर, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी ठीक है क्या? लगता है सो गए। मैं भी इसीलिए फिर मैंने कहा चले, अगर मतलब है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको एड्रेस कर लेते हैं, वरना फिर इसको इंशाल्लाह। क्लास बोरिंग थी। अच्छा, ये भी होता है बाज का। क्लास बोरिंग तो नहीं होती, अगर लर्निंग करना हो तो फिर तो जाहिर है इसको आप बोरिंग तो नहीं कह सकते ना। मतलब अगर आपने सीखनी है चीज़ें तो यही तो सीखने वाली चीज़ें हैं।
जो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस की, उससे तो पहले हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया था। एनीवेज जेंटलमैन, आई थिंक देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम समर। तो असद जो है वो तो ही इज हैप्पी विद द डेवलपमेंट सो फार, कि कोई क्वेश्चन नहीं है उनका। तो ओके जेंटलमैन, गुड लक, सी यू टुमारो इंशाल्लाह सेम टाइम। कल हम जो है वो जो अदर पार्ट ऑफ द ऑपरेशन है क्लास, इसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, उसको डिस्कस करेंगे। और इन द मीन वाइल ये रिकॉर्डिंग वगैरह मैं अपडेट कर देता हूँ अपने एलएमएस के अंदर। यू कैन रिव्यू फ्रॉम देयर, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन प्लीज आस्क मी एनी टाइम। सो गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।